पीएफआई का मकसद भारत में गजवा हिंद के सपने को साकार करना है, जो कि कभी संभव नहीं है, कभी हो नहीं सकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये 2007 में बना 3 संगठन, एक केरल का संगठन था एनडीएफ, तमिलनाडु का संगठन एमएनपी और कर्नाटक का संगठन केडीएफ, इन तीनों ने मिलकर 2007 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया। ये तंजीम जो है ये मुस्लिमों के बीच काम करती है और ये खुली बात है, इसमें कोई छुपाने वाली या छुपी हुई बात नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि वो मुस्लिमों के बीच काम करती है। और ये संस्था कहती है, ये तंजीम कहती है कि हम मुस्लिमों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो बच्चे उनके एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनकी औरतों के लिए काम करते हैं, मुस्लिम आगे बढ़े इसलिए काम करते हैं। दरअसल ये सिर्फ एक मुखौटा है जो इन्होंने लगाया हुआ है अपने जो काम हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, उनको छिपाने के लिए। और इसका कैसे एक के बाद एक खुलासा हुआ। फुलवारी शरीफ में, जो पटना के फुलवारी शरीफ में जब रेड पड़ी तो 7 पेज का डॉक्यूमेंट मिला था, जिसमें साफ था कि इनका मकसद है भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना, यहाँ पर शरिया कानून लागू करना। यानी जब भारत अपनी आज़ादी का 100 साल मना रहा होगा, उस समय सपने देख रहे थे कि यहाँ पर शरिया कानून लागू होगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित राष्ट्र बनाना सपना है। तो इन लोगों की सोच क्या है आप ये समझिए। ये देश के हित में कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि इनकी सोच ही अलग है। ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जो लोकतंत्र, संविधान, इसकी बातें करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। उसकी आड़ में इनको जितना फ़ायदा मिल जाए ये उतना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी जो पीएफआई की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, उसके लोगों की गिरफ्तारी के बाद, आपको खबर पता ही होगी, 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने रेड मारी है और उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इसके बाद ये बयान जारी किया गया, जिसमें आखिरी की लाइन जो लिखी वो पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी कि हम अपने प्यारे देश और संविधान, इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। प्यारा देश और संविधान, जिसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इनका पूरा ये मोडस ऑपरेंडी क्या है ये आप समझिए। पहले आपको केरल की बात बताती हूँ। 2012 की बात, केरल में ओमन चांडी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी का वजूद वहां पर ना तब था ना अब कुछ है। और केंद्र में भी ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ना बीजेपी की सरकार थी। लेकिन उस वक्त ओमन चांडी, जो कि मुख्यमंत्री थे केरल के, उन्होंने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो तंजीम है ये भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रही है, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। और ये सिमी के ही लोग हैं जो इस तंजीम में शामिल हुए हैं। यानी ये सिमी ही है जो अब पीएफआई के नाम से है। सिमी पे बैन लगने के बाद ज्यादातर जो सिमी के कार्यकर्ता थे वो पीएफआई में आ गए, और पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में वही लोग हैं जो सिमी के कार्यकर्ता थे। यानी नाम बदल लिया, लोग वही, मकसद वही, देश तोड़ना, देश को नुकसान पहुंचाना। तो ये बात 2012 में साफ हुई थी। लेकिन देखिए, कांग्रेस की एक सरकार ने ये कहा, दूसरी सरकार ने 2013 में सिद्धरामैया की सरकार आई कर्नाटका में, उसने 176 मामले जो पीएफआई पर थे वो वापस ले लिए। सोचिए, इस तंजीम पर, जिसको उसी की पार्टी की एक राज्य की सरकार कह रही है कि ये संप्रभुता के लिए देश की खतरा है, वापस ले लिए। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, 2015 में फिर 40 मामले वापस ले लिए। अब ये किस लिए लिए, ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए ना, इसी तंजीम के मामले क्यों वापस लिए। ये जो कि देश तोड़ने का काम कर रही है, और ये किसी और ने नहीं कहा था, किसी बीजेपी ने नहीं कहा था, किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था, ये खुद उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा था, जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे। आप एक के बाद एक देखिए, पूरा इनका डॉट मिलाने की कोशिश करिए। शाहीन बाग सीए विरोधी आंदोलन, उसमें पीएफआई मौजूद था, पीएफआई की मौजूदगी थी। जो अकाउंट्स हैं पीएफआई के, उस दौरान उसमें पैसा आया, पैसा निकाला गया, पैसा डाला गया, पैसा निकाला गया। जो कहा जा रहा था कि पैसे दे के वहाँ पर ये पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा है। जो दिल्ली दंगे हुए उसमें पीएफआई का नाम सामने आया। खरगोन में हिंसा हुई उसमें पीएफआई का नाम सामने आया। कानपुर में जो हुआ, जब नूपुर शर्मा के लिए सरतन से जुदा का नारा लगाया, उसके बाद जो हिंसा हुई कानपुर में, उसमें पीएफआई का नाम सामने आया। जिन 2 लोगों की हत्या की गई, कन्हैया लाल और उमेश कोली, नूपुर शर्मा के समर्थन में उनकी गलती क्या थी, सिर्फ उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सरतन से जुदा, इसमें भी पीएफआई ही शामिल था। इसके अलावा कर्नाटक का हिजाब विवाद, आपको याद होगा, इतना लंबा खिंचा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाने वाला है। इस मामले में
कर्नाटका सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएफआई ही इसमें शामिल है, क्योंकि 2021 के पहले कभी किसी छात्रा ने बात ही नहीं की हिजाब की। और 2021 में एक सोशल मीडिया पोस्ट की गई जिसके जरिए छात्रों को इस पूरी साजिश का हिस्सा बनाया गया, छात्रों को भड़काया गया, किस किस तरह की तस्वीरें आई कि छात्र पढ़ाई से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद ये लोग अजीब तरह के तर्क गढ़ते हैं कि माई चॉइस, और क्या पढ़ाई ज़रूरी है या हिजाब पे विवाद ज़रूरी, तो हिजाब पे विवाद आप क्यों, ये सब कुछ सोचा समझा था। और ये उस वक्त कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी नहीं कर रही थी, ये कौन कर रहा था, ये तस्वीर पूरी तरह से साफ है। जिस तरह की बातें और कनेक्शंस उसके बाद सामने आए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन में। इसके अलावा इस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बिहार में रैली थी तो उनकी हत्या की साजिश रची और उस दौरान कई सारे खुलासे हुए थे। इनकी पूरा एक रोड मैप तैयार था जिसमें ये बीजेपी और आरएसएस के तमाम नेता इनकी हिट लिस्ट में शामिल थे और इनकी पूरी तैयारी थी। इनका कहना था कि सिर्फ 24 घंटे की तैयारी के साथ ये किसी भी नेता की हत्या कर सकते हैं। केरल में आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं के, आरएसएस से जुड़े 3 लोगों की हत्या की गई, श्रीनिवासन की हत्या की गई अप्रैल में। उसके पीछे भी पीएफआई का ही हाथ है, पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है उस मामले में। यानी ये पूरा एक साजिश के तहत ये काम कर रहे थे। और सोचिए, इन जो ये हिंदू नेताओं की हत्या, लिखा हुआ उसमें जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स मिले उनमें लिखा है कि इनका मकसद था हिंदू नेताओं की हत्या करना। उसके पीछे वजह हिंदुओं के मन में डर पैदा करना। एक के बाद एक अगर बैक टू बैक अगर सोचिए, अगर बड़े नेता ऐसा हो जाए तो देश में अस्थिरता फैल जाएगी, अनरेस्ट हो जाएगा। लोगों को लगेगा जब नेता सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित हो। तो इनकी पूरी तैयारी थी उस चीज के लिए, मतलब इनको सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए था, ये पूरे तैयार थे और ये एक के बाद एक कुछ भी, किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए तैयार थे। इनके काम करने का तरीका बड़ा ही अलग तरह का होता, बड़ी सावधानियां बरतते हैं ये कभी भी कोई संदेश किसी को भेजना होता है जल्दी ये फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, सेल फोन, क्योंकि उनको पता है ट्रेस हो जाता है। बड़ी सावधानी से काम करते हैं, ये लोगों के जरिए मैसेज पहुंचाते हैं। आधा मैसेज एक व्यक्ति ले जाएगा, आधा दूसरा ले जाएगा, आधा तीसरा ले जाएगा, ये इनका तरीका होता है। और पैसे, फंडिंग, जो इनकी फंडिंग है वो विदेशों से आ रही, लेकिन फंडिंग डायरेक्ट इनकी नहीं आई, इसीलिए इतने समय तक पकड़े नहीं गए। जो बाहर रहने वाले इनके सदस्य हैं वो पैसा भेजते हैं, वो एनआरआई अकाउंट में पैसा भेजते हैं। उसके बाद वो पैसा जो इसके पीएफआई के सदस्य हैं उनको दिया जाता है, उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे देश तोड़ा जा सके। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट कहाँ से मिलता है, देश से मिलता है, बाहर से मिलता है। इस सब की तहकीकात अब हो रही है, क्योंकि एनआईए के साथ ईडी भी इस मामले की जाँच कर रही है। और पीएफआई जो है वो कोई अलग संगठन नहीं है, कोई अलग तंजीम नहीं है, वो सिमी का ही दूसरा रूप है, नाम बदल दिया गया। काफ़ी समय से जब सुनते थे कि पीएफआई का हाथ है तो लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता था कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं करती सरकार, बैन क्यों नहीं करती। लेकिन शायद बैन करने से समस्या हल नहीं होती। बैन सिमी को भी किया गया, लेकिन क्या हुआ, वो दूसरे नाम से इस वक्त देश में अपने मकसद को पूरा करने में जुटा हुआ है। इसीलिए बैन करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले उस तंजीम की कमर तोड़ी जाए, उसके सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं वो निकाले जाएं, उन पे चोट की जाए। यानी जो जड़ है, जब तक आप उसको नहीं काटेंगे ना, तब तक वो पेड़ आप उसको काट दीजिए ऊपर से, वो पेड़ दोबारा उग जाएगा। तो ये जो सरकार ने किया, जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो अमित शाह ने किया है, वो पूरे तौर पर अब ये है कि इनकी जड़ काटी जाए, इनको जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए एनआईए और ईडी ने पूरी तैयारी के साथ जो रेड मारी है। केरल में 6 इनके सदस्य ऐसे थे जिनको जो आईएसआईएस में शामिल हुए थे, आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए थे। ये वहाँ की पुलिस ने खुद कहा था। इनका अपनी तंजीम में युवाओं को भर्ती करने का तरीका बड़ा ही अलग है। ये 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, ये युवाओं को ऐसे देखते हैं कि कौन से हैं जो आ सकते हैं हमारे, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, देखते हैं शरिया का कानून वो कितना मानते हैं, उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। प्रीचर उनको होते हैं जो उनको सिखाते हैं अलग अलग बात। साथ ही उनके आसपास का माहौल देखा जाता है कि वो किन चीज़ों से परेशान है, किन चीज़ों के खिलाफ हैं, किन चीज़ों के विरोध में वो बोलते हैं। उनको सीएनआरसी के लिए भड़काया जाता है, कहा जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार सरकार कर रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। यानी ये पूरी साजिश, ये इस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी होती है पीएफआई की। लेकिन अब शिकंजे में आ गए हैं और अब धीरे धीरे इस पर ये कदम जो आगे बढ़ रहा है, लग रहा है इनकी कमर तोड़ने के बाद सरकार इन पर बैन भी लगाएगी, जो ज़रूरी है। क्योंकि 106 पकड़े गए हैं, लेकिन हो सकता है 1,06,000
अभी भी हों, इसीलिए इसको जड़ से ख़त्म किया जाना और फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है जिससे सांस चलती है, वो लिंक काटना सबसे ज़रूरी है। तो अब पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। जल्द ही कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें पीएफआई को बैन भी किया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।